एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9 के विज्ञान का वार्षिक पेपर, जो कि आपके पेपर लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। यह क्वेश्चन पेपर, यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व करके अपना पेपर देने जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 9 का फ्रेंड्स ये विज्ञान का वार्षिक पेपर है। एक बच्चे ने बोला था कि सर बिना कोड वाले पेपर अपलोड करिए, उसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। और भाई का नीड है बीपी कोड का सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो भाई मैं आपको बता दूं, सामाजिक विज्ञान का पेपर मेरे पास था, मैं उसको खोज रहा हूं बट मिल नहीं रहा है। अगर मिलता है तो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। और भी कमेंट आ रहे हैं कि सर ये कोड का अपलोड करिए। तो देखिए, जिस कोड का मुझे मिल रहा है मैं उस कोड का अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अगर नहीं मिलता तभी मैं अपलोड नहीं करता। तो सभी कोड का पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पेपर मिल रहे हैं उसको सॉल्व करिए और अच्छे से जाइए और पॉजिटिव होकर जाइए और अपना अच्छा सा पेपर देकर आइए। और इन पेपरों में से भी क्वेश्चन आपको मिलने को देखने को वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर आ चुका है उपखंड क। तो चलिए यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, कार्य का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए दिया है जूल, ऑप्शन बी दिया मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी दिया किलोवाट, ऑप्शन डी दिया है वाट। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख किसी पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो पिंड की गतिज ऊर्जा होती है 1/mv² की होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, जो कि आप देख सकते हैं क्या, ध्वनि की चाल अधिक होती है। तो ध्वनि की चाल कहाँ अधिक होती है? जैसे कि मैं बता दूं, ध्वनि की चाल यानी कि गैस, हालांकि ध्वनि ठोस में सबसे तेज चलती है, लेकिन दिए गए विकल्पों में से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ठोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं गैस में अधिक होती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हर्ट्ज का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज का मात्रक आवृत्ति होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्ट्ज का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति होता है। हर्ट्ज का मात्रक क्या होता है भाई? आवृत्ति। क्या होता है? आवृत्ति। एक मिनट, या हर्ट्ज की मात्रा क्या होता है? आवृत्ति। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, एक मनुष्य एक मनुष्य का पृथ्वी पर भार 60 क्या है? न्यूटन है। तो चंद्रमा पर इसका भार कितना हो जाएगा? अगर मैं देखा जाऊं तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये आपका हो जाएगा, एक मनुष्य का भार क्या है? चंद्रमा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। और इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यस, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निकटतम नहीं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो कहाँ पूछा है, एक मनुष्य पृथ्वी का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर इसका भार कितना हो जाएगा? यानी कि आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, जो कि आप देख सकते हैं, जब कोई पिंड पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा कितनी होती है? जब कोई पिंड क्या होती है, ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो क्या होती है? अचर अचर रहती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, जो कि आप देख सकते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। अनुप्रस्थ तरंगे कहाँ से उत्पन्न की जाती है? ठोस व द्रव गैस तीनों में से उत्पन्न की जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? यानी कि परमाणु Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? मैग्नीशियम का। तो इसका देखा जाए तो 2, 2 होता है। और इसका परमाणु भार कितना होता है? 2, यानी कि 12। इसको तोड़ा जाएगा 2, 8,
दो में ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया जो कि आप देख सकते हैं 10वां क्वेश्चन, यौगिक जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात होता है। तो मैं आपको बता दूं कितना होता है, 2.1 2.1 होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया जो कि आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्य हो रहती है। तो भैया पारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत पहले से ही पढ़ा है, पारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरा आज का टारगेट है आपको वहां पर और भी क्वेश्चन आगे कराएंगे बहुविकल्पी कराने के बाद। निम्नलिखित में से कौन सी धातु, तो हो गया वायु। वायु क्या है, एक तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, विलयन है। तो मैं आपको बता दूं वायु एक क्या है, मिश्रण है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है 13वां क्वेश्चन, परमाणु द्रव्यमान का आंतरिक अंतरराष्ट्रीय मापक है। तो मैं आपको बता दूं परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मापक सी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, सी इक्वल टू 1 यानी कि 12। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रबी फसल क्या है। रबी फसल क्या है भाई, तो मैं आपको बता दूं रबी फसल जो होता है गेहूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेहूं क्या है, एक रबी फसल है। यहाँ पर क्या लिखा है, गेहूं है ना, मूंग लिख दिया है, तो गेहूं नहीं है, तो यहाँ पर आपका बाजरा दिख रहा है। गेहूं क्या होती है, रबी फसल होती है। मटर भी है यहाँ पर, तो रबी फसल क्या होती है, गेहूं होती है। निम्न में से किस पौधे से तेल प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस पौधे से तेल प्राप्त होता है। तो आप सभी जानते हैं किससे प्राप्त होता है, सूरजमुखी, सरसों, तिल्ली, ये सभी से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है जो कि आप देख सकते हैं, अन्य भंडारा के नियंत्रण को और रोकथाम के लिए कौन सा उपाय किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं इसके लिए कौन सा उपाय किया जाए। क्या दिया है, उत्पादन में अच्छी तरह सुखाना, धुलन एंड, हाँ ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। तो आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसको मैं आपको बता दूं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लवक, केंद्रक। तो एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि हमारे पावर हाउस में होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया जो कि आप देख सकते हैं, सामान्य मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग ये भी जानते हैं सामान्य मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया जो कि आप देख सकते हैं, रुधिर किस प्रकार का ऊतक है। तो अब मैं आपको बता दूं रुधिर किस प्रकार का ऊतक है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, संयोजी ऊतक, तांत्रिक ऊतक, जाइलम ऊतक, फ्लोएम ऊतक। तो रुधिर किस प्रकार का ऊतक है। तो रुधिर आपका भैया आपका कौन सा है, जाइलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाइलम ऊतक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया जो कि आप देख सकते हैं, भारत में आधुनिक सिंचाई सम्मिलित है। तो भारत में आधुनिक सिंचाई किससे सम्मिलित है, वर्षा के जल विभाजन, ये सभी से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब आगे के क्वेश्चन में आपको भी कराने वाला हूं, इसीलिए मैं फटाफट आज का वैकल्पिक क्वेश्चन कराया। तो चलिए आगे का क्वेश्चन कराते हैं। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो पर कम से कम 50 लाइक होने चाहिए। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न खंड का जो कि आपके दिख रहे हैं, याद है, अनुप्रस्थ तरंगे तथा अनुदैर्ध्य तरंगों के दो उदाहरण सहित समझाइए। पहले हम जानते हैं अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं। बात करते हैं पहले किसकी, अनुप्रस्थ तरंगी। वे तरंगे जिनमें कण व दोलन तरंग परस्पर दिशा की लंबवत होता है, जैसे कि पानी की तरंगे, प्रकाश की तरंगे, ये क्या होती है, हमारी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। आपको क्या लिखना है, वे तरंगे, क्या, वे तरंगे जिनमें क्या होता है, जिनमें कणों का दोलन, जिनमें कणों का दोलन, यहाँ पर अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूं मैं, जिनमें कणों का दोलन तरंग के परस्पर दिशा में और लंबवत होता है, जैसे पानी की तरंगे और प्रकाश की तरंगे, ये क्या कहलाती है, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या कहलाती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे होते हैं जिनमें कणों का दोलन तरंग परासर दिशा में होती है, जैसे ध्वनि व तरंग परासर दिशा में होती है, जिसे ध्वनि तरंग, उसे हम लोग क्या करते हैं,
अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहाँ से आपको उत्तर मिल जाएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको उत्तर मिल जाएगा। तो आप लोग बस सुनते रहिएगा अच्छे से, मैं आपको बता रहा हूँ। निम्न में टिप्पणी लिखिए, जैसे कि संक्रामक रोग तथा एड्स क्या होते हैं ना। तो मैं आपको बता दूं, संक्रामक रोग तथा एड्स पर टिप्पणी लिखते हैं। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बैक्टीरिया का, वायरस या कवक परजीवी के माध्यम से फैलते हैं। मतलब जैसे कि एक व्यक्ति, यहाँ मान लीजिए क हो गया और एक व्यक्ति ख हो गया, मान लीजिए इसको टीबी है और ये क्या है, इसको कुछ नहीं है, लेकिन इसको इसके माध्यम से हो जाता है, तो इसी को रोग क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। यानी कि एक माध्यम से दूसरे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का क्या हो जाना, ग्रसित हो जाना, वो क्या बोलता है, संक्रामक बोला जाता है। जैसे कि क्या हो गया, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बैक्टीरिया या वायरस, कवक या परजीवी के माध्यम से फैलते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड। और यहाँ पर कौन से रोग फैलते हैं वो भी आप जान लीजिए। जैसे कि आपको क्या हो गया, मलेरिया हो गया, मलेरिया, और आपका क्या हो गया, डेंगू हो गया और टाइफाइड हो गया। ये सब आपके क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं। अब मैं अब बात करता हूँ एड्स। एड्स क्या होता है, एच आई वी क्या होता है, एच वायरस के कारण होने वाला संक्रामक रोग है, जो शरीर की रोग की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देती है। जो हमारी क्या होती है, प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसको क्या कर देती है, कमजोर कर देती है। एड्स अधिकतर किसमें देखा जाता है, महिलाओं में देखा जाता है। तो आप लोग क्या करिएगा, महिलाओं को ग्रसित नहीं करता है एड्स, लेकिन आपको जरूर कर देगा। तो इसीलिए इसको एड्स क्या कहते हैं, एड्स एक HIV वायरस के कारण होने वाला रोग है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। इसके बारे में आपको और लिखना है, क्योंकि ये 4 नंबर का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं, निम्न में से परिभाषा दो मतलब किन्हीं दो का देना है, आवृत्ति, आवर्तकाल, तरंग चाल, तरंग दैर्ध्य। अब आपको मैं बता दूं, आवृत्ति मतलब एक सेकंड में उत्पन्न होने वाली तरंगों की संख्या, वो क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। एक सेकंड में जो उत्पन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। और आवर्तकाल एक पूरी तरंग बनने में लगा समय, मतलब कि जैसे कि ये मान लीजिए ये और ये जो तरंगे जा रही हैं, ये आपको एक समय में जितना ये पूरा बनने में समय लग रहा है, उसे क्या कहते हैं, आवृत्तिकाल कहते हैं। एक पूरी तरंग बनने में लगने वाला समय आवृत्तिकाल कहलाता है। अगला क्या दिया है, तरंग चाल। तरंग चाल आपको मैं बता दूं, तरंग चाल किसी माध्यम में तरंग के परास की गति क्या कहलाती है, किसी माध्यम में, मान लीजिए जैसे कि ये कोई माध्यम है, मान लीजिए मैं उत्तर से पूर्व की तरफ जा रहा हूँ, ये क्या है, एक माध्यम है। तो ये माध्यम में मतलब उसमें लगने वाला समय, एक माध्यम से दूसरे समय, एक माध्यम में तरंग की प्रसार की गति, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, तरंग चाल क्या होती है, एक माध्यम में तरंग की प्रसार की गति, जो हमारी प्रसार ये गति है, वो क्या कहलाती है, तरंग चाल कहलाती है। ठीक। और तरंग दैर्ध्य क्या होती है, दो क्या कस्टरों या दो ट्रफ के बीच की दूरी। जैसे कि ये क्या हो गई, ये हो गया, और एक इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, जो कि आप देख सकते हैं। क्या बताना है, स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अब मैं आपको बता दूं, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। या स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति या ऊंचाई के कारण संग्रहित और ऊर्जा को स्थित करती, उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा आपको किसे कहना है, किसी वस्तु की स्थिति या ऊंचाई के कारण, जो कोई वस्तु क्या है, स्थित है, या उसके ऊंचाई के कारण जो संग्रहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, जो संग्रहण मतलब संग्रहण करती है, संग्रहित मतलब संग्रहण जो करती है, संग्रहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या, ऊंचाई पर रखा हुआ पत्थर
खींचा हुआ धनुष, ये क्या कहलाती है? संग्रहित संग्रहित स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? गतिज ऊर्जा बहुत ही सिंपल है। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो क्या होती है? गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? यह गतिज किसी वस्तु की गतिशील वस्तु में उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहलाते हैं। जैसे कि बस का चलना, ट्रेन का चलना, ये क्या है? गतिज है। और इसमें जो भी वस्तु ऊर्जा स्थिति थे, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, गतिज ऊर्जा उसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलती हुई गाड़ी, गिरता हुआ पत्थर, ये आपके क्या है? गतिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। बट गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1.2 mv² होता है। mv² होती है, ये आपकी क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अथवा करके क्या किया है? अथवा दिया है एक वस्तु मीटर 4 मीटर क्या लिखा है? सैकड़ी की चाल से चलकर दो सेकेंड, अच्छा 2 सेकेंड लिखा है, सैकड़ी लिखा गया है, 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर के, तो उसका क्या हो जाएगा? यानी कि v बराबर क्या दिया है? v बराबर आपका 4 मीटर दिया है। ठीक, और त्वरण a बराबर क्या दिया है? 1 मीटर दिया है। समय t बराबर कितना दिया है? 2 मीटर। और दूरी 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 यानी कि क्या निकाला है? दूरी तो यस बराबर क्या होता है? यूटी प्लस अपान AT² होता है। ये आपका सूत्र होता है। तो आपको क्या करना है? इसका सूत्र लगाकर आपको इसको क्या हल कर लेना है। जैसे कि मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। जैसे कि माइनस यस बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणे क्या हो जाएगा? 4 गुणे 2 प्लस क्या हो जाएगा? 1 अपान गुणे 1 एंड गुणे 2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा यस माइनस 1, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा, इधर आ जाए 10, ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस इधर क्या आ जाएगा? 10 मीटर। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 10 मीटर आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या दिया है? संभारित तत्व तथा रासायनिक तत्व किसे कहते हैं? हाइड्रोजन समस्थता बताइए। तो मैं आपको बता दूं, संभारित तत्व जिन तत्वों में परमाणु समान संख्या होते हैं और संरचना भी समान होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संभारित तत्व बोलते हैं। और समस्थायी वे तत्व जो जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संभारित तत्व। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ये क्या है? समस्थानिक है। जैसे कि प्रोटीन एंड ट्रिटियम, आपको सभी आंसर आपको मिल जाएंगे। और छठवां क्वेश्चन क्या दिया है? निम्न में से परिभाषा दीजिए। जैसे परमाणु भार, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। परमाणु भार, संयोजकता, नाभिक परमाणु। मैं आपको बता दूं परमाणु भार किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु का औसत द्रव्यमान, किसी तत्व के परमाणु का औसत द्रव्यमान क्या कहलाता है? परमाणु भार कहलाता है। और संयोजकता क्या कहलाती है? किसी तत्व के परमाणु द्वारा बनाए जा सकने वाले बंधों की संख्या, यानी कि बंधों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। नाभिक किसे कहते हैं? यानी कि नाभिक परमाणु के केंद्रीय भाग जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और परमाणु किसे कहते हैं? किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो उसे रासायनिक गुणों को बनाए रखता है, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है। और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आपको क्या बताया है? यौगिक तथा मिश्रण में क्या लिखिए? अंतर लिखिए। तो 6 नंबर के आपको 6 अंतर लिखना पड़ेगा। तो भाई मैं 1-2 अंतर बता देता हूँ, आपको क्या करना है? इसको लिख लेना है। यौगिक पहले आपको लिख लेना है, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद उत्तर देना है। जैसे कि रासायनिक रूप से 2 अधिक तत्वों को संयोग से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक रूप से 2 पदार्थों को संयोग बनाते हैं, निश्चित गुणधर्म होते हैं। तो जैसे मैं आपको बता दूं, तो चलिए आगे बढ़ता हूं यार, आपको इसको कर लेना है। अथवा समांगी तथा विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? मैं आपको ये बता देता हूं, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होते हैं? जिन मिश्रणों के सभी भाग क्या होते हैं? समान होते हैं। समांगी मिश्रण वो मिश्रण होते हैं जिन मिश्रणों के समान सभी चीज क्या होते हैं? समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए दूध का मिश्रण क्या हो गया? समांगी मिश्रण हो गया। अभी दूध और क्या कर दे? नींबू का मिश्रण कर दे तो क्या हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण, दूध फट जाएगा।
विषमांगी मिश्रण मतलब अलग प्रजाति के, और समांगी मतलब समान प्रजाति के मिश्रण को क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। और मैं आपको बता दूं, जिन जिन मिश्रणों में विभिन्न विभिन्न भाग अलग होते हैं, जैसे रेत और पानी। रेत और पानी कभी एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो भाई ये आपके क्या हो गए, ये आपके विषमांगी मिश्रण हो गए। तो यहाँ पर और भी क्वेश्चन दिया है, जैसे कि लघुत्तरीय क्वेश्चन, जैसे कशेरुकी तथा अकशेरुकी जंतुओं में अंतर लिखिए, जो कि आपके 4 नंबर के लिए दिया है। तो कशेरुकी किसे कैसे कहते हैं? जंतु जिनमें कोशिकाओं की संरचना होती है, जिनमें क्या होती है, जिनमें कोशिकाओं की संरचना होती है, कोशिकाओं की संरचना होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कशेरुकी कहते हैं। जैसे अमीबा, क्या, जैसे आपका हो गया अमीबा। अमीबा क्या होता है, अमीबा आपका कशेरुकी होता है। और अकशेरुकी किसे कहते हैं? जिनमें कोशिकाओं की संरचना नहीं होती है। जैसे जिनमें कोशिका ही नहीं होती है यार, जिनमें कोशिका ही नहीं होती है, जैसे वायरस। वायरस में कोई कोशिका होती है? नहीं यार, वायरस में कहाँ कोशिका होती है। तो आपके क्या हो गया, अकशेरुकी जंतु हो गया। ठीक, अब चलते हैं, आपका क्या है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बस दे दे रहा हूँ और आपको समझ जाना है। आपको टिप्पणी लिखना है, आवृत्ति बीजी पौधे तथा अनावृत्ति बीजी पौधे। और ये आपके बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिया है। आवृत्ति बीजी पौधे जो सूर्य की अधिक रोशनी में उगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आवृत्ति बीजी पौधे कहते हैं। जैसे गेहूं, जैसे क्या हो गया, गेहूं। और अनावृत्ति बीजी पौधे जो कम रोशनी में उगते हैं, जैसे चावल। ये आपके क्या हो गए, आवृत्ति और अनावृत्ति बीजी पौधे। इतने अच्छे से मैं बता रहा हूं सॉरी यार आई थिंक आपको समझ में आ गया। आवृत्ति बीजी पौधे तथा अनावृत्ति बीजी पौधे मतलब वे पौधे जो सूर्य के अधिक रोशनी में उगते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, आवृत्ति बीजी पौधे। और अनावृत्ति बीजी पौधे वे पौधे जो सूर्य के कम रोशनी में उगते हैं, उन्हें अनावृत्ति बीजी पौधे कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है, दोनों खंड करो ना। क्या दिया है, जाइलम तथा फ्लोएम के प्रमुख कार्य लिखिए। तो मैं आपको बता दूं, जाइलम मतलब यार, जाइलम मतलब नाम से ही पता चला है, यानी कि पौधों को क्या करना, पानी एवं खनिज लवण को क्या करना, परिवहन करना। किसका कार्य होता है, जाइलम का कार्य होता है। ठीक, पानी एवं पानी, पौधे में पानी और खनिज का परिवहन करना किसका काम होता है, जाइलम का। और फ्लोएम का काम होता है भोजन का परिवहन करना। क्या काम होता है, भोजन का भेजना किसका काम ना होता है, फ्लोएम का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग समझ गए होंगे। तो आपको यहाँ पर 4 नंबर पूछा है, तो कम से कम आपको 4 अंतर लिखना पड़ेगा। मानव में पेशियां कितने प्रकार की होती है, उदाहरण भी दो। अब मैं आपको बता दूं, मानव में कंकाली पेशी होती है, हृदय पेशी होती है, चिकनी पेशी होती है। उदाहरण के लिए हाथ की मांसपेशियां, हृदय की पेशियां मतलब हृदय, और चिकनी पेशियां मतलब आंत की पेशियां। आंत की पेशियां क्या होती है, चिकनी होती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या दिया है, सॉरी, 11वां क्वेश्चन आपके सामने दिया है, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर लिखिए। अब मैं पहले आपको बता दूं कि जंतु कोशिका क्या होती है और पादप कोशिका क्या होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जंतु कोशिका भित्ति नहीं होती। जंतु कोशिका में क्या होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। लेकिन पादप कोशिका में क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। और आपको मैं बता दूं, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, लेकिन पादप कोशिकाओं में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल की उपस्थिति। और क्या होती है, छोटी वैक्यूल नहीं होती है। इसमें क्या, इसमें मतलब छोटी वैक्यूल होती है, इसमें बड़ी वैक्यूल होती है। ठीक, और यहाँ पर आपको अथवा करके दिया है, क्या, केंद्रक के प्रमुख कार्य लिखिए और समझाइए। भाई बहुत ही अच्छा क्या दिया था, जो कि आप समझ सकते हैं। केंद्रक का चित्रण भी बनाना है। जैसे कि केंद्र क्या होती है, आनुवंशिक गुणों का नियंत्रण करती है, कोशिका विभाजन नियंत्रण करता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करता है। तो भाई आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सभी क्वेश्चन आपको मैंने कराए। और आप लोग का जो डिमांड रहता है, सर इस कोड का पेपर भेजो, इस कोड का, भाई मेरे पास जो भी कोड का पेपर है, मैं चाहूँगा आपका हेल्प हो जाए। और जिस बच्चे के पास यार पेपर हो रहे हैं, वो ग्रुप में भेज सकता है, टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी सेंड कर सकता है। यार कम से कम आपके हेल्प से दूसरे का मदद हो जाए तो अच्छी बात है। तो प्लीज़ यार एक दूसरे का मदद करिए और आगे बढ़िए।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।